एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो डियर स्टूडेंट, आज हम केंद्रीय विद्यालय का सेशन एंडिंग एग्जाम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्लास 8 का रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा साइंस। ड्यूरेशन मिलेगा आपको 2 आवर 30 मिनट्स। तो चलिए कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उनको जान लेते हैं कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का रहेगा। जो सेक्शन ए है इसके अंदर आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 1 मार्क के होंगे। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 मार्क्स के। इस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर है ये 60 मार्क्स का रहेगा आपका। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड टेल विच फोर्स इज एक्टिंग हियर। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर दी गई हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा फोर्स जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर दिखाया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जब हम किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसके बाद क्या है वो नीचे आती है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, इसी को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसलिए यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम बात करें फोर्स की तो जो फोर्स होता है ये किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं उसी को बोलते हैं हम फोर्स। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नेसेसरी होता है बॉडी के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अंदर 2 फोर्स आएंगे, एक होता है मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। जो मस्कुलर फोर्स होता है इसमें हम जब भी कोई हम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, तो उसमें हमारी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इलोंगेट करती हैं जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो इसमें लगता है हमारा मस्कुलर फोर्स। दूसरा है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जब हम किसी बॉल को ग्राउंड में थ्रो करते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज होने लगती है। तो किस कारण से ये जो स्पीड होती है वो चेंज होती है? जबकि हमें कोई फोर्स जो है एक्सटर्नली हमको दिखाई नहीं देता, तो इसमें लगता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तो इसमें आएगा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर बताना है हमको कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट है, 3 ऑब्जेक्ट 1 2 3 ऑफ द सेम साइज एंड शेप बट made of different material are placed in the water. They dip to different depth as shown in the figure. If the weight of the 3 objects 1 2 3 are W1, W2 and W3 respectively, then यहाँ पर हमको 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। जब हम इनको डिप करते हैं वाटर के अंदर तो हमें बताना है कि कौन सा जल्दी सिंक हो जाएगा, कौन सा हमारा फ्लोट करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि जो वेट है वो कितना है किसी ऑब्जेक्ट का। तो आपको यहाँ पर जो फिगर 1 है इसमें दिखाई दे रहा होगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या है, हैवी है। तो जो W1 है इसका वेट ज्यादा है जिसकी वजह से सिंक हो रहा है वाटर के अंदर। अगर हम बात करें W2 की तो ये W3 से हैवी है, W2 से हैवी है। तो जो W3 है इसका वेट क्या है, सबसे कम है। तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर। अगर हम बात करें सॉलिड की तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या है, लिटिल स्पेस होता है जिसकी वजह से वो लूजली पैक्ड होते हैं। अगर मूवमेंट की बात हम करें तो जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर क्या होता है, सिर्फ वो वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर, और लिक्विड के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होती है इनमें, मूव पास्ट ईच अदर। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यू पोर ऑयल इनटू ए ग्लास कंटेनिंग सम वाटर, द ऑयल फ्लोट्स ऑन द टॉप, व्हाट डज दिस टेल यू? तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जब हम वाटर के अंदर पोर करते हैं ऑयल को, तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है। इट मीन्स कि ऑयल जो है वो लेस डेंस है वाटर से, जो वाटर होता है वो क्या है, हाई डेंस होता है, किससे, ऑयल से। तो जो वाटर है, वाटर इज डेंसर देन ऑयल। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर इज कोल्ड, वाटर क्या हो गया यहाँ पर, वाटर है सॉल्यूशन, और जो शुगर है, शुगर क्या है, सोल्यूट। जब हम सॉलिड को मिक्स करते हैं लिक्विड के अंदर, तो उससे क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है, जिसमें जो सॉलिड कंपोनेंट होता है, सॉलिड कंपोनेंट को हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो लिक्विड कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट को बोलते हैं हम सॉल्वेंट। और ये जो सोल्यूट होता है, ये डिसॉल्व होता है किसमें, सॉल्वेंट में, जिसकी वजह से बनता है सॉल्यूशन। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली टू बी एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम क्या होता है, जब बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे बनता है इकोसिस्टम। यहाँ पर दो टर्म आई हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में सारे लिविंग आएंगे, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक में आएगा एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम बनता है, और ये इकोसिस्टम दो तरीके का होता है, एक तो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, दूसरा होता है टेरिस्ट्रियल। एक्वेटिक में आएगा आपका पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर एंड लेक्स। टेरिस्ट्रियल में जो लैंड पर होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया हमारा, फॉरेस्ट और फार्म और लार्ज ट्रीज। इकोसिस्टम क्या है, लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, या फिर ओवरलैपिंग इकोसिस्टम भी होता है। हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है हमारा फूड चेन में, उसमें एक उसकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल। अगर हम बात करें पॉन्ड इकोसिस्टम की, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो है फर्स्ट ट्रॉपिक जो लेवल होता है, उसमें होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन हो गया, जिसमें आ गया एल्गी, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती हैं, जैसे कि मून है, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है। इसी तरीके से मैन मेड सैटेलाइट होते हैं, जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। और ये जो सैटेलाइट होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, वेदरिंग मॉनिटरिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, या फिर जो भी साइंटिफिक हमारी रिसर्च होती हैं उनमें हेल्प करते हैं। जो इसरो होता है, इसरो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, लॉन्च करता है सैटेलाइट को, जिसमें कि जो आजादी सेट है, इंस्पायर सेट 1 है, जुगनू है, ये सब क्या है, हमारी सैटेलाइट हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, when the light is incident along the normal on the mirror, which of the following statement is true? When a light rays fall along the normal to the mirror, the angle between the incident ray and the normal is 0. तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे।
11th क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो ये प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स सनलाइट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं अपने लिए और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इकोसिस्टम में। इनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से वाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर जो असर्शन और रीजन है दोनों ही क्या है, ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमंस आर द ओनली कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। रीजन यहाँ पर दिया गया है नेचुरल डिजास्टर ऑल्सो अफेक्ट इकोसिस्टम। जो ह्यूमन होते हैं वो मेजर कॉज होता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का, बट दे आर नॉट द ओनली कॉज। क्योंकि जो नेचुरल डिजास्टर होता है जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ये सब क्या है, ये सब भी इकोसिस्टम को क्या है, डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पर जो असर्शन है वो क्या है, फॉल्स है, और जो रीजन है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा जो कि 2 मार्क्स का है। Two balloons rubbed with a woolen cloth are brought near each other. What would happen and why? जब हम दो बैलून लेते हैं और उनको वुलन क्लॉथ के साथ में रब करते हैं तो दो जो दोनों ही बैलून है उनके अंदर क्या है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक्वायर हो जाएंगे। और जो सेम इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे when balloons are rubbed with woolen cloth, both acquire the same type of electric charge like charge repel each other। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है और में उसको भी देखते हैं हम। When you drop a coin in a glass of water, it sinks, but when you place a bigger wooden block in water, it floats। यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है, जो कॉइन होता है वो उसकी जो डेंसिटी होती है ज्यादा होती है वाटर से, इसी वजह से वो सिंक कर जाता है। अगर हम बात करें वुडन ब्लॉक की तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है वाटर से। तो चलिए यहाँ पर आंसर लिखते हैं हम, एक कॉइन sinks because its density is greater than water। A wooden block floats because its density is less than water। अगर हम डेंसिटी की फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 6.23a शो ए बॉय लाइंग हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर जो ये पिक्चर दिखाई गई है ये फिगर है 6.23a, जिसमें जो बच्चा है ये क्या है, हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ है। एंड फिगर 6.23b शो द बॉय स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन ए लूज सैंड बेड।
इन विच केस डज द बॉय सिंक मोर इन द सैंड, गिव रीजंस। यहाँ पर हमें बताना है, तो यहाँ लिखते हैं हम आंसर, द बॉय sinks more when standing vertically। रीजन क्या है? जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। जब एरिया कम है तो प्रेशर क्या है? ज्यादा लगेगा। जब एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्टैंडिंग, बॉय स्टैंडिंग, तो इसमें क्या है? स्मॉलर एरिया है, स्मॉलर एरिया है यहाँ पर दिखाया गया है इस पिक्चर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर ज्यादा लगेगा, ग्रेटर प्रेशर, जिसकी वजह से ये क्या है? सिंक हो जाएगा, मोर सिंक। अगर हम बात करें इस केस में, जब ये लेटा हुआ है लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो इसमें एरिया क्या है? ज्यादा हो गया, लार्ज एरिया, लार्ज एरिया। तो यहाँ पर क्या है? प्रेशर कम लगेगा, स्मॉलर प्रेशर, जिसकी वजह से सिंक लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15। When an incense stick is burned in one corner of the room, initially the fragrance is felt only around the incense stick. Shortly you can smell the fragrance throughout the room. Why? इसके पीछे काम करता है डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है? जो गैस पार्टिकल होते हैं इंसेंस स्टिक के, वो मूव करते हैं रेंडमली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से जो है स्मेल है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द गैस पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक मूव randomly from a region of high concentration to low concentration, spreading the smell all over the room। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर हमें ये फिगर दिखाया गया है, इसमें बताना है विच गैस इज इवॉल्व इन दिस एक्टिविटी एंड हाउ वुड टेस्ट दिस गैस। यहाँ पर अगर हम बात करें आयरन फिलिंग, जो आयरन फिलिंग है, जब हम उसको सल्फर के साथ, जो सल्फर पाउडर होता है उसके साथ में मिक्स करते हैं तो एक मिक्सचर बनता है जिसको हम करते हैं सैंपल ए। सैंपल ए से हमने कुछ सैंपल निकाला और उसको हमने क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद उसमें बना एक ब्लैक मास, जिसको हम बोलते हैं सैंपल बी। इस सैंपल बी को क्या किया? हमने ग्राइंड किया, किसकी? पिस्टल की हेल्प से। उसके बाद हमने दोनों जो हमने लिया है, ये दोनों सैंपल को ऑब्जर्व करेंगे, किसके बेसिस पर? उसकी अपीयरेंस के बेस पर।
दूसरा उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बेस पर मैग्नेट टेस्ट करेंगे। तीसरा करेंगे हम गैस टेस्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैस टेस्ट की, तो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे हम गैस टेस्ट। जो सैंपल ए है, सैंपल ए, जिसमें क्या था, आयरन फिलिंग प्लस में सल्फर। जब हम इसमें क्या है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक डालते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा और बनाएगा आयरन क्लोराइड। और इसमें से क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी इससे। ये जो गैस यहाँ पर बनी है, ये क्या होती है, कलरलेस होती है, कलरलेस होती है, इसके अंदर स्मेल नहीं होती, नो स्मेल, एंड बर्न विद पॉप साउंड, बर्न विद ए पॉप साउंड। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 16 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर लिखते हैं हम कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉनकेव लेंस होता है, इसमें क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर के पास में, तो उसमें जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होती है। जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है उससे बड़ी होगी साइज में। तो यहाँ पर लिखते हैं हम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड close to the mirror, the image is erect but larger than the object. दूसरा क्या होगा, when the object is moved further away, the image become inverted. जब हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो उससे क्या होगा कि जो इमेज होती है हमारी वो इन्वर्ट हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसमें क्या होता है, जो इमेज बनती है, जो एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटी बनती है। द इमेज इज ऑलवेज erect and smaller than the object that is diminished. सेकंड क्या हो जाएगा, the size of the image decrease slightly as the object is moved away from the convex mirror. थर्ड क्या हो जाएगा इसमें, इसका यूज किस में करते हैं, यूज इन रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्च
headlight of cars and scooters are concave in shape. इसका यूज हम करते हैं साइड व्यू मिरर ऑन व्हीकल्स। फोर्थ डिफरेंस हो जाएगा इसमें, जब हम मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम हम लेते हैं तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, वो जो रिफ्लेक्टर बीम है वो कन्वर्ज हो जाती हैं, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें क्या है, रिफ्लेक्टेड जो बीम होती हैं वो डाइवर्स हो जाती हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम गेट कन्वर्ज। कॉन्वेक्स में हो जाएगा मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम इसमें क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाती है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, वी कैन ओनली सी दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट सनलाइट टुवर्ड अस। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रू। नेक्स्ट है, द शैडो ऑफ अर्थ ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून कॉजिंग फेजेस। ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है, कैलेंडर आर बेस्ड ऑन वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल विच रिपीट इन ए प्रिडिक्टेबल मैनर। ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, द मून कैन ओनली बी सीन एट नाइट। ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि 3 मार्क्स का रहेगा आपका। रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली द चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल as ice melts and transform into water vapor। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉलिड, उसके बाद आती है लिक्विड स्टेट, उसके बाद आती है गैसेस यानी वाटर वेपर। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में स्पेस क्या है, इनके बीच स्पेस बहुत कम होता है। इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। और जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिटिल स्पेस होता है। अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो है दूर दूर होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम, जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो है वो मिनिमम होता है। इंटर स्पेस मिनिमम होता है। अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो जो मूवमेंट होती है इसके बीच में, ये नेग्लिजिबल होती है, ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। अगर हम बात करें सॉलिड के कंपैरिजन में, तो इंटर पार्टिकल स्पेस लिटल
more than in solids. Loosely packed in liquid. गैसेस में क्या होता है? इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है? मैक्सिमम होता है. मैक्सिमम पार्टिकल्स आर फ्री. इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है? इसमें मिनिमम होता है. इज मिनिमम. नेक्स्ट है, इसी में दिया गया है और में ड्रा ए पिक्चर रिप्रेजेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग एल्यूमिनियम फॉयल, ग्लिसरीन एंड मीथेन. जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है उसी पर बेस्ड है ये भी. जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है ये क्या होती है? सॉलिड होती है. और जो ग्लिसरीन होता है ये क्या होता है? लिक्विड होता है. और जो मीथेन होती है ये तो गैस होती है. तो इसी तरीके से जैसे हमने अभी ड्रॉ किया है पिक्चर, इसी तरीके से बताना है सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में किस तरीके से होता है और गैसेस में कैसे होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्टोन स्कल्पचर वेट 225 ग्राम एंड हैज वॉल्यूम ऑफ 90 cubic centimeter. Calculate its density and predict whether it will float or sink in water. सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर डेंसिटी. इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ पर हमें दिया गया है स्टोन का वेट कितना है? 225 ग्राम एंड वॉल्यूम दी गई है 90. तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर. अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर. अगर हम इनको कंपेयर करें, स्टोन की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. वाटर से ज्यादा होगी 1 ग्राम. तो इसी वजह से जो स्टोन है वो क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा वाटर के अंदर, क्योंकि जो स्टोन है इसकी डेंसिटी क्या है? वाटर से ज्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Observe the image carefully and name the mirrors by which such reflection of light are observed. यहाँ पर हमें कुछ इमेज दी गई है, हमें बताना है कि ये कौन सा मिरर है. जो फर्स्ट है ये है प्लेन मिरर. सेकंड है कॉनकेव. थर्ड है कॉन्वेक्स. जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में क्या होगा? जो मल्टीपल पैरेलल बीम होती हैं, मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल अपॉन ए प्लेन मिरर, द मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम, ये जो है ये भी क्या होंगी? आर ऑल्सो पैरेलल. अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव में क्या होगा? जो मल्टीपल रिफ्लेक्टेड जो बीम होती हैं जो कि इस मिरर पर गिरती हैं, कॉनकेव मिरर पर, तो इसमें क्या होगा? जो मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम होती हैं वो क्या हो जाएंगी? क्लोज आ जाएंगी. तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज. अगर हम बात करें इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्टेड जो बीम होती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं इस तरीके से, मतलब डाइवर्स हो रही है. तो इस तरीके से जो ये फर्स्ट वाला है ये प्लेन मिरर हो जाएगा, सेकंड कॉनकेव, थर्ड है कॉन्वेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, fill the appropriate term in the blanks. You may have observed that the bright portion of the moon decreased from a full circle to a half circle in about a week.
The bright portion continue to shrink for another week until it is no longer visible. This 2 week period is called the, इसको बोलते हैं हम waning period. Waning period. Different names are given to the moon's visible shape during this cycle. The day when moon appears as a full bright circle is called the full moon. इसको बोलते हैं हम full moon या फिर पूर्णिमा. And the day when it is not visible is called, इसको बोलते हैं हम new moon. New moon या फिर अमावस्या. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम लाइक एग्रीकल्चरल फील्ड आर नेसेसरी बट दे मस्ट बी मेड सस्टेनेबल. कमेंट ऑन द स्टेटमेंट. जो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है जैसे एग्रीकल्चरल जो फील्ड होता है ये एसेंशियल होता है क्योंकि ये हमें फूड प्रोवाइड करता है, फाइबर्स प्रोवाइड करता है और अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं. अगर हम इनका ज्यादा यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज हम करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, ओवर इरिगेशन करते हैं या फिर मोनोकल्चर करते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारी सोइल है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है. फर्टिलिटी जो है सोइल की वो कम हो जाएगी जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होगी, वाटर पोल्यूशन होगा और ये क्या है लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, हार्म करता है. तो यहाँ पर हम लिखते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम such as agricultural field are essential because they provide food, fiber and other resources required for human survival. However, intensive farming practice like excessive use of fertilizer, pesticide, over irrigation and monoculture can degrade soil, reduce biodiversity, pollute water and harm long-term productivity. Therefore, यहाँ पर लिखते हैं हम therefore these ecosystem must be sustainable by using eco-friendly practice such as crop rotation, organic farming,
and water conservation and soil protection. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What allows life to become sustainable on earth? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर life on earth is sustained because our planet has a unique combination of of conditions that support living organism. फर्स्ट क्या है? सुटेबल टेम्परेचर. Earth is at the right distance from the sun, so temperature are neither too hot nor too cold. This allows water to exist in liquid form. नेक्स्ट हम लिखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वाटर. Liquid water is essential for all known form of life. It helps in metabolic activities and transport of nutrients. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर होता है, द एटमॉस्फेयर provides oxygen for breathing, carbon dioxide for photosynthesis and nitrogen for plant growth. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का. यहाँ पर हमें पैसेज दिया गया है. पैसेज को रीड करके हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, उनका आंसर लिखना है. तो चलिए पैसेज को रीड करते हैं. डू यू नो हाउ लार्ज द atmospheric pressure is? The force exerted by the atmospheric air column over an area 15 centimeter multiply 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kilogram. The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure. This balances the pressure exerted from outside. The pressure inside our body is caused by the movement of fluids and gases in the tissues and organs of the body. You must have noticed that on some days the wind blows strongly, whereas on other days it is calm. Sometimes wind became so strong
that is causes damage to life and property। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल जो है एसआई यूनिट होती है प्रेशर की। नेक्स्ट है डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इज द फोर्स exerted by the weight of the air on a unit area of the earth surface। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू विंड्स फॉर्म। जो विंड होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। विंड तब बनती है जब एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है और जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर विंड फॉर्म ड्यू टू differences in air pressure, air move areas of high pressure to low pressure। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर high speed winds result in lowering of air pressure explained by an activity। जो हाई स्पीड विंड होती हैं उनमें जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है। तो हमें एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन करना है किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम लेंगे टेक टू एम्प्टी पेपर शीट्स एंड होल्ड देम पैरेलल। उसके बाद हम करेंगे ब्लो एयर इफ यू blow air strongly between the sheets you will observe that the sheets move closer together। ये किसकी वजह से होता है। जब एयर जो होती है एयर ब्लो करते हैं हम तो शीट्स के बीच में एयर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता है और जो बाहर का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है जिसकी वजह से जो शीट्स है वो इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसी तरीके से क्या है जो हाई प्रेशर विंड होती हैं हाई स्पीड विंड जो होती हैं उनके अंदर लो प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा भी क्या है पैसेज ही दिया गया है इसको रीड करके हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड have made global agreements to protect the environment। The Montreal Protocol helped reduce harmful chemicals like chlorofluorocarbons, allowing the ozone layer to slowly recover। The Earth Summit led to international efforts on climate change and biodiversity। Later, the Kyoto Protocol and Paris Agreement committed countries to reduce greenhouse gases emission। The Paris Agreement set a goal to limit global warming to below 1.5 degrees Celsius. But as of 2025, the world is not on track to meet the goal। Much more action is needed to avoid any more adverse effect of climate change। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेम टू ग्रीन हाउस गैसेस। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हो जाएगी मीथेन CH4। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर क्लाइमेट चेंज refers to long term change in temperature
एंड रेनफॉल या फिर वेदर पैटर्न ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, व्हाट विल हैपन व्हेन नेचुरल हैबिटेट आर डिस्ट्रॉयड, एक्सप्लेन। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिखते हैं, जब हम नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, तो इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, इट लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, extension of species and ecological imbalance and climate instability। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, और में है, in a village the temperature has been increasing and rainfall has become unpredictable over the past few years, what would be causing this change। क्या होता है इसमें, जब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और रेनफॉल जो होती है अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें क्या होगा, ये किसकी वजह से हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से फर्स्ट। सेकंड हो जाएगा डिफोरेस्टेशन की वजह से। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ट्रीज रिड्यूस रेनफॉल, बिकॉज जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर साइकिल को रन करते हैं। अगर जो ये है रेनफॉल नहीं होगा, अगर हम डिफोरेस्टेशन करेंगे तो जो हीट है वो ज्यादा होगी, हीट क्या है, ज्यादा होगी। इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये क्या करती हैं, ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग टेम्परेचर। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं नेचुरल वेदर पैटर्न को, और इसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू इरेगुलर रेनफॉल एंड हायर टेम्परेचर। जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो उसमें क्या होता है, जो स्मोक होता है, गैसेस होती हैं वो रिलीज होती हैं फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, जो कि पोल्यूट करती हैं, जिसकी वजह से क्या है, हीट ज्यादा होती है। तीसरा क्या हो जाएगा, चेंजिंग लैंड यूज। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एंड फार्म्स इनटू बिल्डिंग्स एंड रोड्स, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है नेचुरल जो कूलिंग या फिर जो इफेक्ट होता है रेनफॉल के पैटर्न में आपको दिखाई देगा। इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हॉट समर होते हैं वो क्या होते हैं, होटर होटर समर होंगे, इरेगुलर या फिर डिलेड मानसून आएगा, ड्रफ्ट या फिर सडन हैवी रेनफॉल होगा। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो क्या करती हैं, नेचुरल बैलेंस, जो एनवायरनमेंट का नेचुरल बैलेंस होता है उसको डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल होती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो फॉरेस्ट होते हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो पोल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करना चाहिए, जिसकी वजह से जो सारे हैं चेंजेस हैं या फिर हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। जो आयरन रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम बर्न इन oxygen to form magnesium oxide, classify all the substance involved in above reaction as element, compound or mixture।
राइट देयर वर्ड इक्वेशन। यहाँ पर हम लिखते हैं जो आयरन है, आयरन क्या है, एलिमेंट है, और जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर, ये क्या है, मिक्सचर होता है। उसके बाद जो आयरन ऑक्साइड बनेगा, ये क्या बनेगा, कंपाउंड। अगर हम इसमें बात करें, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, ये क्या है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये भी क्या है, एलिमेंट है। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट क्या होगी, जब आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, प्लस में वाटर होगा, तो बनाएगा आयरन ऑक्साइड। उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आयरन है जब वो कांटेक्ट में आता है मॉइस्ट एयर के, ये रिएक्ट करता है स्लोली ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम कॉमनली रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। उसके बाद जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करता है, रैपिडली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, और जब ये बर्न होता है तो ब्राइट व्हाइट कलर की फ्लेम को फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या है, एलिमेंट बताना था हमें, किस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होके केमिकली क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1828। You are tasked with designing a new settlement of human on Mars. Name 3 things you would need to recreate from Earth to support human life there. Which of these do you think is the hardest to replicate and why? इसमें हम 3 things जो essential होती हैं, फर्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड सर्वाइवल। दूसरा हम लेते हैं वाटर, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड डेली एक्टिविटीज के लिए हमें वाटर चाहिए होता है। तीसरा होगा फूड, फूड प्रोडक्शन सिस्टम, फूड प्रोडक्शन सिस्टम, प्लांट्स हो गए, या फिर आर्टिफिशियल फार्मिंग फॉर न्यूट्रिशन, आर्टिफिशियल फार्मिंग फॉर न्यूट्रिशन। इसमें सबसे हार्डेस्ट है जिसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्या है, हार्डेस्ट टू रेप्लिकेट, वो रहेगा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन को क्या है, रिक्रिएट करना क्या है, मुश्किल होता है। रीजन यहाँ पर हम देते हैं, जो मार्स होता है, मार्स के ऊपर क्या है, थिन एटमॉस्फेयर होता है, वहां पर जो ऑक्सीजन होती है ऑलमोस्ट 9 के बराबर होती है। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ पर जो ऑक्सीजन होती है वो रिप्लेनिश्ड होती रहती है बाय प्लांट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम मार्स पर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम क्रिएट नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर टास्क्ड विद ए डिजाइनिंग
A new settlement for human on Mars. Name 3 things you would need to recreate from Earth to support human life there. Which of these do you think is the hardest to replicate and why? तो 3 essential things जो नीड होती हैं, पहली क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड सर्वाइवल। दूसरा क्या हो जाएगा? वाटर। वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड डेली एक्टिविटीज। थर्ड हो जाएगा फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन सिस्टम, प्लांट्स और आर्टिफिशियल फार्मिंग और न्यूट्रिशन। तो ये यहाँ क्या है? हार्डेस्ट टू रेप्लिकेट रहेगा, हार्डेस्ट टू रेप्लिकेट या फिर रिक्रिएट। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या है, हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते या फिर रिक्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट, वैसा एटमॉस्फेयर बनाना काफी मुश्किल होता है। तो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर इज द हार्डेस्ट टू रिक्रिएट। रीजन क्या है? जो मार्स होता है, मार्स के ऊपर क्या है? थिन एटमॉस्फेयर होता है, वहां पर ऑक्सीजन जो है बिल्कुल ना के बराबर होती है। जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर ऑक्सीजन हम रिप्लेनिश कर सकते हैं बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा। हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन को रिप्लेनिश कर सकते हैं। But such a natural system does not exist on Mars. Creating and maintaining an oxygen supply would require advanced technology and constant energy, making it the most difficult factor to replicate. Next question यहाँ पर दिया गया है, explain the following term: hydrosphere, geosphere, biosphere and geodiversity and ozone layer. First क्या है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? ऑल वाटर बॉडीज को, जो भी हमारी अर्थ पर होती हैं, जैसे कि ओशियन है, रिवर है, लेक्स हैं, आइस है, ये सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर में आएंगी। ऑल वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, ओशियन,